हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है कि तीन टाइप की एमरजेंसीज होती हैं, एक नेशनल एमरजेंसी, एक स्टेट एमरजेंसी जिसे कि आप प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और एक होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी। आज की इस वीडियो में हम नेशनल एमरजेंसी के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे विद लैंडमार्क केसेज एंड अमेंडमेंट्स आल्सो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अगर वीडियो समझ आए तो लाइक में कंजूसी ना करें, हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एमरजेंसी के प्रोविज़न्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं। पार्ट 18 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 18 वो एमरजेंसी प्रोविज़न से डील करते हैं। मेरे दोस्तों, आप इंट्रोडक्शन में सारी बातें लिखोगे, आप लिखोगे कि हम सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल नेचर का है, क्वासी फेडरल नेचर का है, जिसका मतलब होता है कि वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। फेडरल का मतलब है कि पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट्स गवर्नमेंट के पास भी है। जो हमारा इंडिया है उसमें सेंटर के पास भी पावर है और साथ ही साथ स्टेट्स के पास भी पावर है। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया फेडरल नेचर का है, बट इन सम केसेस इट कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी फॉर्म। ये इसका जो स्ट्रक्चर वो यूनिटरी फॉर्म में बदल जाता है, और एक जो इसका इंस्टेंस है वो है एमरजेंसी प्रोविज़न। हमारे देश में जो एमरजेंसी प्रोविज़न हैं वो यही शो करते हैं कि हमारा देश जो है वो यूनिटरी फॉर्म को भी अडॉप्ट करता है। अर्थात वैसे तो हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कभी कभी देश में कुछ एमरजेंसीज आ जाएं। वो कौन से एमरजेंसीज है वो इन आर्टिकल्स में दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे। कोई यहाँ पर ऐसी एमरजेंसी की बात नहीं करी गई है कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूखमरी आ गई, ऐसी एमरजेंसी की बात नहीं करी गई है। जो एमरजेंसीज आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक बोली गई है, उन एमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे पावर सेंटर और स्टेट के पास होती थी, वो सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और पावर सारी की सारी सेंटर के पास आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बन जाती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ये सारी बातें आप लिखोगे। उसके बाद मेरे दोस्तों, आप लिखोगे कि एमरजेंसी बेसिकली तीन टाइप की होती है। एमरजेंसी बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक होती है नेशनल एमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट एमरजेंसी, और तीसरी होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी। अब मैं नेशनल एमरजेंसी की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 इसके बारे में अच्छे से बताता है। 352 डील करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के साथ, प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के साथ, और ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी है उसे ही नेशनल एमरजेंसी बोलते हैं। आर्टिकल 356 के साथ डील करती है हमारी स्टेट एमरजेंसी, जिसको कि प्रेसिडेंट रूल भी आप बोल देते हो, प्रेसिडेंट रूल। और जो तीसरी एमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में दी गई है, जो कि हमारे देश में 360 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट लगा सकता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम इस पार्ट में नेशनल एमरजेंसी को अच्छे से पढ़ेंगे और अगले पार्ट में स्टेट और फाइनेंशियल एमरजेंसी को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि नेशनल एमरजेंसी होती क्या है, ये किन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है, कौन लगा सकता है नेशनल एमरजेंसी को, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है, राज्यसभा लोकसभा का क्या रोल रहता है, इसको रिवोक कैसे किया जा सकता है, रिवोक करने की पावर किसके पास है, और साथ ही साथ इस एमरजेंसी का, नेशनल एमरजेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे देश में, हमारे देश की एग्जीक्यूटिव पावर्स में, हमारे देश में लोगों को मिले और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज़ नेशनल एमरजेंसी। तो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो एमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो हमने
वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे। जैसे कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम प्रोविजंस हमने दूसरी कंट्री से इंस्पायर होकर ऐड किए हैं। तो अगर मैं इमरजेंसी की बात करूँ तो इसको जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। अब मेरे दोस्तों अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूँ, व्हाट इज़ नेशनल इमरजेंसी, तो आप लिख सकते हो कि नेशनल इमरजेंसी इज एमरजेंसी विच इज़ डिक्लेयर्ड इन द कंट्री बाय द प्रेजिडेंट। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो देश में प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। कब? व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि जो देश की सिक्योरिटी है, हमारे जो देश की कंट्री की सिक्योरिटी है, इसको थ्रेट है ड्यू टू सम वार और सम एक्सटर्नल एग्रेशन और ड्यू टू आर्मड रिवेलियन। क्या बोला मैंने आपको? देखो वीडियो को अच्छे से देखो तभी आपको समझ आएगा। मैंने क्या बोला कि नेशनल इमरजेंसी इज दैट इमरजेंसी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट when president is satisfied that the security of the country, security of the India is threatened by war और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मड रिवेलियन। अर्थात जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, क्यों? युद्ध से खतरा है या बाहरी अग्रेशन से खतरा है या आर्मड रिवेलियन से खतरा है, इन सभी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो वो उस टाइम पर इमरजेंसी लगा देते हैं एंड सच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज कॉल्ड द नेशनल इमरजेंसी। द टर्म national emergency is not used anywhere in the constitution, but the term proclamation of emergency is used under article 352। under article 352 क्या बोलता है? proclamation of emergency। 352 क्या बोलता है? proclamation of emergency, and this proclamation of emergency is called the national emergency। now हम आगे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे what are the grounds what are the grounds due to which the president declares the national emergency। क्या ऐसे grounds हैं जब president emergency लगाते हैं? तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं ग्राउंड्स की बात करूं कि किस ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो आर्टिकल 352 साफ साफ बोलता है कि इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय war, external aggression and armed rebellion, then president can declare the national emergency either for whole of the country or for the part of any country where the security of the country is threatened। क्या बोला मैंने आपको कि आर्टिकल 352 बताते हैं कि जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि देश में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है या हो सकती है कि जो देश की सिक्योरिटी है उसको खतरा है। अब ये खतरा क्यों होगा? या तो देश में वार अराइज हो चुका है, वॉर स्टार्ट हो चुका है या हो सकता है, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो चुका है स्टार्ट या हो सकता है, या आर्मड रिवेलियन हो चुका है स्टार्ट या हो सकता है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब ये तीन ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल एंड आर्म्ड रिवेलियन, जो कि जिनके ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टू ग्राउंड्स हैं, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इन ग्राउंड्स पर इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। वहीं पे अगर आर्मड रिवेलियन की ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी, इसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी। मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वॉर का मतलब होता है जब एक कंट्री बिल्कुल एक्सप्रेसली डिक्लेयर करती है कि हम दूसरी कंट्री से वॉर करना चाहते हैं और दूसरी कंट्री भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर करती है, तो वॉर के एक रूल्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है हमारा, उसमें वॉर के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। दोनों कंट्री एक्सप्रेसली डिक्लेयर करेगी, उसके बाद वॉर स्टार्ट होगा तो इसको वॉर बोला जाता है। एक्सप्रेसली दोनों कंट्रीज डिक्लेयर करती हैं कि हम आर्मड कन्फ्लिक्ट में एंटर होना चाहते हैं और वॉर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्प्यूट है वो पीसफुल मीन से डिसाइड नहीं हो रहा, सेटल नहीं हो रहा, तो हम वॉर करके देखते हैं किसमें कितना दम और हम खुद अपना डिस्प्यूट सेटल करेंगे लड़ाई कर कर, तो वो तो वॉर हो जाता है। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है कि वो इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं होगी एक्सप्रेसली कि वॉर स्टार्ट करना है, बट एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करेगी, एक्सटर्नली वो अटैक करेगी, वो गोलियां चलाएगी, बारूद फेंकेगी, और दूसरी कंट्री जो है वो कुछ नहीं करती है, अभी दूसरी कंट्री को डिक्लेयर नहीं करती कि हम वॉर करना चाहते हैं, पता भी नहीं होता, बस एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन।
इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं होती। इन दोनों केसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर दोनों में से किसी भी केस में इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। वहीं पे तीसरा है आर्मड रिवेलियन। आर्मड रिवेलियन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों कि जब देश के किसी पार्ट के कुछ लोग हथियार उठा लें और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलें कि हमें तो सेपरेट होना है, वी नीड अ सेपरेट कंट्री, वी नीड सेपरेट फ्रॉम यू। मान लो कोई देश है हमारा, उस देश के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे आम उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं और गवर्नमेंट को बोलते हैं हमें अलग कंट्री बनानी है, तो ये होता है आर्मड रिवेलियन। ये देश के अंदर हो रहा है तो इसको इंटरनल एमरजेंसी बोलते हैं। मेरे दोस्तों वहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे बता दूँ कि जो आर्मड रिवेलियन वर्ड था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था 1978 में। 1978 में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी तब ये वर्ड आर्मड रिवेलियन आया था। इससे पहले जो वर्ड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड बड़ा वेग था, इसमें बड़ी एम्बिग्यूटीज थी, तो इसी वजह से क्या हुआ, इस वर्ड को हटाकर नया वर्ड ऐड कर दिया गया आर्मड रिवेलियन। मैं आपको बता दूं श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 1975 में 1975 में इमरजेंसी लगाई थी वो इसी ग्राउंड पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाई थी, लेकिन उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इसीलिए जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी हटाई वैसे 1978 में अमेंडमेंट आई 44th अमेंडमेंट और वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस से हटाकर आर्मड रिवेलियन रख दिया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वेग वर्ड है और आर्मड रिवेलियन का सिंपल सा मतलब है देश में कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार उठाकर बोलेंगे हमें तो सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें तो सेपरेट कंट्री चाहिए और हमने इंडिया के साथ नहीं रहना, तो वो होती है आर्मड रिवेलियन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन ग्राउंड्स पर हमारी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो 3 ग्राउंड है बेसिकली और तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, जब ये चीज़ें वॉर शुरू हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन शुरू हो जाए या आर्मड रिवेलियन शुरू हो जाए तब लगाई जाती है या उससे पहले भी लगाई जा सकती है। और बहुत सी चीज़ें अब इसमें पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक प्लीज़ अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, कॉपी पेन लेकर बैठे अच्छे से नोट्स बनाएं, लिखें अपना और साथ में वीडियो को लाइक कर दें, इंजॉय करें साथ में। और साथ ही अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे नंबर 8219820461 82-198-20-461 के नंबर पर आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के जरिए कंट्रीब्यूट कर हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों जैसा कि आर्टिकल 352 में बोला कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि देश की सिक्योरिटी खतरे में है तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जिसको नेशनल इमरजेंसी बोल दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेटिस्फाइड है प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सेटिस्फैक्शन डज नॉट मीन द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पर्सनल सेटिस्फैक्शन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रेसिडेंट को खुद लगना चाहिए तो वो पर्सनली सेटिस्फाई हो जाए और इमरजेंसी लगा दे, ऐसा कभी नहीं चलेगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब है सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्लस हिज कैबिनेट ऑफ हायर रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ हायर रैंक्स, मिनिस्टर्स ऑफ हायर रैंक्स सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हैं तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो हायर रैंक के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं और वो जो है प्राइम मिनिस्टर और उसी कैबिनेट जो है वो राइटिंग में प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप इमरजेंसी लगाओ, तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बोलने का कि प्राइम मिनिस्टर अकेले सेटिस्फाई होंगे तो भी बात नहीं बनेगी, प्रेसिडेंट बोले मैं सेटिस्फाई हूँ इमरजेंसी लगाना चाहता हूँ तो बात नहीं बनेगी, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है जो वो राइटिंग में प्रेसिडेंट को बोलें कि भाई ऐसी ऐसी थ्रेट आ गया कंट्री को और हम सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से और आप इमरजेंसी लगाओ, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको बोल दूँ कि जो राइटिंग में हमने कैबिनेट की अप्रूवल लेनी है ये बड़ी ज़रूरी है। पहले जरूरी नहीं थी, पहले प्रेसिडेंट जो थे वो जस्ट ओरली बोलने पर भी इमरजेंसी लगा सकते थे, लेकिन बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था 1975 में, जो हमारे वहाँ के राष्ट्रपति थे उस टाइम पर फ़खरुद्दीन अली अहमद, उसको बस वर्बली बोला कि आप इमरजेंसी लगा दो, कोई राइटिंग में नहीं बोला, कोई कैबिनेट के साथ कंसल्ट नहीं किया, बस श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद बोला और फ़खरुद्दीन अली अहमद ने उनके बोलने पर इमरजेंसी लगा दी। तो इसका मिसयूज़ दिखा कि ये भाई मिसयूज़ हो रहा है पावर का, इसलिए बाद में अमेंडमेंट लाकर
44th अमेंडमेंट से क्लियर कर दिया गया कि भाई जब तक प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट, अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट जो है वो राइटिंग में ना बोल दे प्रेसिडेंट को, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट वर्ड है ये वर्ड 44th अमेंडमेंट के जरिए यहाँ पे ऐड हुआ है। इसके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा, कैबिनेट नहीं देखने को मिलेगा। यहीं पे फर्स्ट टाइम 44th अमेंडमेंट से ये वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ था। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअल अकरेंस जरूरी है इमरजेंसी को लगाने के लिए? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिवेलियन एक्चुअली होना जरूरी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल अकरेंस नीड नॉट टू बी देयर। इमरजेंसी लगाई जा सकती है 2 पॉइंट पर। पहला एक तो एक्चुअल अकरेंस हो जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा हो सकता है, मतलब बाहर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन हो सकता है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, कोई एक्चुअल अकरेंस हो ये जरूरी नहीं है। तो मेरे दोस्तों अब बात आती है कि इमरजेंसी की ड्यूरेशन कितनी होगी, जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशंस कि जब इमरजेंसी लगाई तो अभी तक उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है। पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, प्रेसिडेंट तो लगाते हैं, उनकी तो अप्रूवल है ही एक तरह से इम्प्लाइडली, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा ने जब तक अप्रूव नहीं किया है तो कितने टाइम तक वो रहेगी। और दूसरा पॉइंट, जब राज्यसभा लोकसभा अप्रूव कर दें, पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो कितने टाइम तक रहेगी। तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो पहले पढ़ेंगे हम विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेसिडेंट ने कैबिनेट के बोलने पर, प्राइम मिनिस्टर के राइटिंग में बोलने पर, कैबिनेट के राइटिंग में बोलने पर इमरजेंसी लगा दी गई, और जैसे इमरजेंसी उसने लगाई तो अभी तक पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं मिली है, ना तो वो इमरजेंसी लोकसभा में गई है ना राज्यसभा में गई है। जस्ट अभी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट राइटिंग में प्रेसिडेंट को बोला, प्रेसिडेंट ने लगा दी, तो बिना अप्रूवल के जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1 मंथ। हाउएवर ये पहले 2 मंथ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसका ड्यूरेशन कम करके 1 मंथ कर दिया गया। अब आज अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाती हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पास अप्रूव नहीं होगी तब तक वो 1 ही मंथ तक एग्जिस्टेंस में रहेगी। अब 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट अगर अप्रूव कर दे तो आगे वो बढ़ेगी, अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करे तो 1 मंथ के बाद वो वैसे ही खत्म हो जानी है। अब पार्लियामेंट ने मान लो अप्रूव कर दी, अब 1 मंथ के अंदर विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी तो इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो बच्चों इसका ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑफ द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी इशू हुई थी, डिक्लेयर हुई थी, उस दिन से अब 6 मंथ तक ये एग्जिस्टेंस में रहेगी। और 6 मंथ के बाद, अब 6 मंथ के बाद अगर पार्लियामेंट इसे फर्दर बढ़ाना चाहती है, अगर चाहती है गवर्नमेंट इसे आगे बढ़ाए, तो पार्लियामेंट फिर से अप्रूवल दे दे, राज्यसभा लोकसभा फिर से अप्रूवल दे दे, और लगातार अप्रूवल दी जा सकती है। और हर बार 6 मंथ तक ये बढ़ेगी, इन्फिनिटी लाइफ टाइम तक आप चाहे बढ़ा सकते हो, पर हाँ हर 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। एक बार अप्रूवल दे दी और 6 मंथ से पहले फिर आपको दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो अप्रूवल होगी ये अप्रूवल स्पेशल मेजॉरिटी से लेनी पड़ेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से। पहले यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल चल जाती थी। 1978 44th अमेंडमेंट से पहले स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट अप्रूव कर दे वो मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको आगे बढ़ानी है 6 मंथ लगातार बढ़ानी है तो स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट अप्रूव करे तभी ये बढ़ेगी, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। अब इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इमरजेंसी है इसको कैसे रिवोक किया जाता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें। तो मेरे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, अर्थात नेशनल इमरजेंसी कहाँ लगाई जा सकती है, क्या पूरे इंडिया में लगाई जा सकती है या किसी पार्ट में भी लगाई जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं या तो पूरे इंडिया के लिए, होल ऑफ इंडिया में इमरजेंसी लगा दी, या फिर वो किसी पार्ट में भी लगा सकते हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखते हैं कि
कहीं कोई पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड है या पूरे इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड है, उसके हिसाब से इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ईदर फॉर द इंटायर कंट्री और फॉर द पार्ट ऑफ अ कंट्री। और मान लो कोई एक पार्ट है, वहाँ पे आर्म रिबेलियन शुरू हो गया, तो पूरे इंडिया के लोगों को थोड़ा ना इफेक्ट करेंगे, पूरे इंडिया में थोड़ा इमरजेंसी लगाएंगे, उस पार्ट के लोगों के लिए इमरजेंसी लगाएंगे ताकि वहाँ पे शांति पीस मेंटेन की जा सके। तो इसलिए इमरजेंसी पूरे इंडिया में भी लगाई जा सकती है, किसी एक पार्ट में भी लगाई जा सकती है। वहीं पे अगर मैं रेवोकेशन की बात करूं तो इमरजेंसी कैसे रिवोक हो सकती है। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 44th अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे ये हो गया है कि इमरजेंसी लगाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन उसको हटाना बड़ा आसान हो गया है। हमारा जो आर्टिकल 352 है वो साफ साफ बोलता है कि इमरजेंसी जो है वो हटाई भी जा सकती है, रिवोक भी की जा सकती है अगर प्रेसिडेंट दोबारा से डिक्लेरेशन कर दें इसकी रेवोकेशन की, तो प्रेसिडेंट रिवोक हो ये इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अब हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में नहीं है और जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब वार खत्म हो गया है, एक्सटर्नल एग्रेशन खत्म हो गया है या आर्म रिवेलियन नहीं है देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फर्दर नई प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे और इमरजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। और वहीं पे दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि अगर जो लोकसभा है वो सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर बोले कि हमें इमरजेंसी को ख़त्म करना है, तो भी इमरजेंसी ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे आपको बता दूं कि लोकसभा के 1/10 मेंबर जो होंगे, लोकसभा 1/10 मेंबर जो है वो पहले नोटिस मूव करेंगे, 14 दिन का नोटिस देंगे कि हम इमरजेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए हम रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। और जब 1/10 लोगों ने नोटिस दे दिया, उसके बाद रेजोल्यूशन लोकसभा में पेश हो गया, उसको मान लो आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया गया, तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट को ख़त्म करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको क्लियर करूंगा। हमारा फ़र्ज आपको नॉलेज देना है, क्लियर नॉलेज देना है, फिर चाहे मुझे इंस्टाग्राम में आपको ऑडियो बनाकर भेजनी पड़े, व्हाट्सएप में मैसेज करके आपको बताना पड़े, पर हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ में बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेते हैं, मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए कि बच्चों आप वीडियो को डाउनलोड मत किया करो, क्योंकि अगर आप वीडियो को डाउनलोड करके देखते हो तो हमें यूट्यूब से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, 0% भी हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हमारा नुकसान हो जाता है। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो चल जाता है, लेकिन अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आपको वीडियो डाउनलोड करनी है तो प्लीज़ अपने हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन भी करें, क्योंकि हम लोग भी इस यूट्यूब के सहारे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके टीचर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, आपके ट्यूटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। प्लीज़ हमारी भी फीलिंग्स को समझें, हमारी भी भावनाओं को समझें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं कि क्या ये जो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं, क्या इसका रिव्यू किया जा सकता है और ये इमरजेंसी सही ना हो तो इसको हटाया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था और इस अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न ला दिया था कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई तो जुडिशरी उसका रिव्यू नहीं कर सकती कि इमरजेंसी सही है गलत है, जो प्रेसिडेंट ने लगा दी वो सही है। 38th अमेंडमेंट के जरिए प्रोविज़न किया गया था। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ तो इसमें 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ख़त्म करके ये बोला गया कि इमरजेंसी को आप रिव्यू भी कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है। और लास्टली हमारे पास एक केस आया जो कि बड़ा ही लैंडमार्क केस है, मिनर्वा मिल केस 1980, जिसमें ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको आप खत्म नहीं कर सकते। हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसी प्रकार इमरजेंसी का भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट कर सकते हैं। दे हैव पावर टू रिव्यू द national emergency declared by the president of the country. Now after this Minerva Mill case of 1980, judicial review of this emergency is possible. The judicial review can be done by the judiciary now. अब हम लास्टली पढ़ेंगे कि इस emergency के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे देश में। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं emergency के इफ़ेक्ट की बात करूं कि emergency का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आर्टिकल 353 के अनुसार एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन,
जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स। अब जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है, सेंटर प्रेसिडेंट स्टेट्स को भी डायरेक्शन दे सकती हैं। सबसे पहले आर्टिकल 353 में बोल दिया कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है सेंटर स्ट्रॉन्ग बन जाता है और सेंटर कैन गिव द डायरेक्शन टू स्टेट आल्सो। दैट इज द पावर ऑफ सेंटर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज एक्सटेंडेड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स। सेकंड इज पार्लियामेंट इम्पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। इसमें 353 क्लोज बी में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास अब पावर आ जाती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। वैसे हमें पता है हमारे देश में 3 लिस्टें हैं 7 शेड्यूल में, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कनेक्टेड लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में स्टेट लॉ बना सकती है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। इसके ये दिस इज द अदर इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। थर्ड वन इज सेंटर इन पावर टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। आर्टिकल 354 आर्टिकल 354 ये बोलता है कि सेंटर के पास पावर है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच जो रेवेन्यू, जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। मतलब सेंटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सेंटर अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिवेन्यू को सेंटर और स्टेट के बीच। दिस इज द अदर पावर दैट कम्स इन द हैंड ऑफ सेंटर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ ऑफ लोकसभा। अगर मान लो एमरजेंसी डिक्लेयर होती है नेशनल इमरजेंसी तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 1 साल तक। मान लो आज लोकसभा का टाइम खत्म होना है, प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले इमरजेंसी लगा दी, अब जो लोकसभा है उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, 1 साल तक उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। दिस इज द अदर इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन कि जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई नेशनल इमरजेंसी तो लोकसभा का टाइम पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स आर्टिकल 358 ये बोलता है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है और अगर नेशनल इमरजेंसी आपके एक्सटर्नल एग्रेशन और वार इन 2 ग्राउंड पर लगाई जाती है, या तो वार के ग्राउंड पर लगाई जाती है या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगाई जाती है। तो मेरे दोस्तों आर्टिकल 358 के अनुसार जितनी भी फ्रीडम्स हैं जो कि आर्टिकल 19 में दी गई हैं, आर्टिकल 19 में हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबल टुगेदर, फ्रीडम टू मेक एसोसिएशन, फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस, फ्रीडम टू गो एनीवेयर इन द कंट्री, रिजाइड एनीवेयर, ऐसी फ्रीडम्स है वहाँ पे। तो जो आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स है सारी की सारी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं इफ़ प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी बट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अर्थात अगर प्रेसिडेंट आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो फिर आर्टिकल 358 ऑपरेशन में नहीं आता, तो आपकी जो फ्रीडम्स हैं वो खत्म नहीं होती हैं। लेकिन अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के जरिए तो आर्टिकल 19 की सारी जो फ्रीडम्स है वो खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा लास्ट है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जैसी इमरजेंसी लगाए वैसे वो डिक्लेयर कर सकता है कि अब कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें आर्टिकल 20 और 21 जो हमें राइट टू लाइफ मिला है और राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है हमारे पास, ये दोनों राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। इसके अलावा जो बाकी राइट्स हैं वो आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जैसे ही वो इमरजेंसी लगाएगा वो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकता है। तो मेरे दोस्तों ये था इमरजेंसी के इफेक्ट के ऊपर। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट मेरा छूट गया बीच में जो गलती से रह गया, मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया कि इनको अप्रूवल देनी पड़ती है इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। अगर मान लो जिस टाइम पर अप्रूवल देनी थी उस टाइम पर लोकसभा थी ही नहीं सदन में, इन द सेंस कि लोकसभा पहले से डिसॉल्व हो गई थी, राज्यसभा तो थी, लोकसभा वहाँ पे थी ही नहीं, अभी इलेक्शन होने हैं, अभी लोकसभा है ही नहीं। तो क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो तो डिसॉल्व होता नहीं कभी, आपको पता है, लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है। तो ऐसे केस में राज्यसभा अपनी अप्रूवल दे देगी और इमरजेंसी आगे बढ़ जाएगी, और जैसी लोकसभा दोबारा से बनेगी
उस लोकसभा के बनने के बाद 1 मंथ के अंदर उसे अप्रूवल देनी पड़ेगी, तो इमरजेंसी वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो इमरजेंसी वो खत्म हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे लोकसभा दोबारा से आई, दोबारा से नई लोकसभा बनी, बनने के 1 मंथ का टाइम है, अब 1 मंथ के अंदर अप्रूवल देनी पड़ेगी, 1 मंथ तक वो इमरजेंसी बिना अप्रूवल के वैलिड रहेगी। ये लोकसभा के संदर्भ में बता रहा हूँ। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। हमारा दूसरा जो ब्लॉग विद ट्विंस चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करें, हमारे डेली लाइफ के ब्लॉग्स देखें, और साथ ही अगर आप हमें हमारे एफर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कंट्रीब्यूट जरूर करें। 82 198 20 461 हमारा गूगल पे फ़ोन पे नंबर है, आप इस पर हमें पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी।